दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। 10 दिन पहले मेरे कार्ड में अभी भी 2 मिलियन थे, अब केवल 500 का बैलेंस है। मेरा पैसा कहाँ है नंदनी? हर्षित चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी को गुस्से से देखा। उनकी शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। नंदनी वर्मा एक लंबी महिला थी जिसका रंग गोरा था और जिसका शरीर पतला और सुडौल था। कहने की जरूरत नहीं कि वह एक विशेष रूप से आकर्षक महिला थी। उस समय उसने अपना सिर नीचे रखा और हर्षित की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसके माता पिता, उसका छोटा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थे। हर्षित की शादी की रात एक मधुर इंटीमेट पल होना चाहिए था। दुर्भाग्य से उनके दादा, जिन्होंने कई सालों तक उनकी देखभाल की थी, को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उसी रात हर्षित ने अपने दादा को हॉस्पिटल भेजा। 10 दिनों के ट्रीटमेंट और जांच के बाद डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि बुजुर्ग को ब्रेन ट्यूमर है और सर्जरी पर 6 लाख रुपए खर्च होंगे। हालांकि 6 लाख एक बड़ी रकम थी। हर्षित ने सोचा कि वह अभी भी इसे अफोर्ड कर सकता है। जब उसने अपने अकाउंट की बैलेंस चेक की तो उसे निराशा हुई। उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 500 बचे हैं। अगले दिन सर्जरी होने वाली थी। अगर उसने जल्द से जल्द मेडिकल फीस का पेमेंट नहीं किया तो सर्जरी रोक दी जाएगी। हर्षित को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये हैं। उसने 2 मिलियन रुपए सेव करने के लिए 4-5 साल तक कड़ी मेहनत की थी। पैसे कहां हैं? हर्षित ने नंदनी को घूर कर देखा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने पति की नजरों से बचती हुई बोली, मेरे भाई को शादी करनी है और वह घर के बिना शादी नहीं कर सकता। यह पैसा उसे दिया गया कर्ज ही समझो। हर्षित के जवाब देने से पहले ही उसके छोटे भाई निखिल बोल पड़े, अरे तुम्हारा क्या मतलब है नंदनी? क्या तुमने नहीं कहा था कि 2 मिलियन मेरे लिए हैं? मैं जल्द ही साक्षी से शादी करने जा रहा हूं और हम घर के बिना ऐसा नहीं कर सकते। उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी ने कहा, हां, हमें एक घर चाहिए। निखिल की बहन और बहनोई होने के नाते आप दोनों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। नंदनी के पिता ललित वर्मा ने टेबल पर अपनी उंगलियां पटक दी। यह सही है, निखिल नंदनी का इकलौता छोटा भाई है, इसलिए उसे पैसे देना लॉजिकल है। तुमने अभी तक घर नहीं खरीदा है ना? मेरे दादाजी को अपनी सर्जरी के लिए 6 लाख की जरूरत है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षित अपने अंदर बढ़ते गुस्से को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। अचानक नंदनी की मां लीला वर्मा ने कहा, नहीं, जिस होटल में निखिल और साक्षी की शादी होगी वह बुक हो चुका है। अगर आप अभी 6 लाख ले लेंगे तो वे घर कैसे खरीदेंगे और शादी कैसे करेंगे? और वैसे भी तुम्हारे दादाजी बूढ़े हैं। चूंकि वे पहले से ही बीमार हैं, इसलिए उन्हें बस अपनी मौत का इंतजार करना होगा। हर्षित का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। ये मेरे पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी शादी से पहले की प्रॉपर्टी। तुम्हारे और मेरे पैसे के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? तुम नंदनी से पहले ही शादी कर चुके हो और हम एक फैमिली हैं। तुम इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? लीला ने गुस्से से कहा। वह 50 साल की एक बुजुर्ग महिला थी जिसका चेहरा दुबला पतला और गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। जाहिर है उसके साथ डील करना आसान नहीं था। और फिर भी उसकी बेटी नंदनी बेहद खूबसूरत थी। निखिल एक बदमाश की तरह कैजुअल लग रहा था। किसी भी हालत में मैं इस पैसे का इस्तेमाल एक घर और एक कार खरीदने के लिए करने जा रहा हूं। मेरे दिमाग में पहले से ही एक घर है और मैं कल डाउन पेमेंट का पेमेंट कर दूंगा। मैंने एक कार का प्री ऑर्डर भी कर दिया है। यह न्यू BMW 5 सीरीज है। कार वाकई खूबसूरत है। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भरी हुई थीं। नंदनी, मेरे दादाजी को कल सर्जरी के लिए जाना है। अगर इसमें एक दिन की भी देरी हो गई तो उनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी। हर्षित ने अपनी निराशा को दबाया और अपनी नवविवाहित पत्नी की ओर देखा। नंदनी एक परफेक्शनिस्ट थी और उसने उससे कहा कि वह अपनी शादी की रात के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट बचाना चाहती थी। इसलिए हर्षित ने अभी तक उसे कभी नहीं छुआ था। वह परेशान दिख रही थी। जल्द ही उसने कहा, हर्षित, प्लीज मेरी सिचुएशन को भी समझो। निखिल मेरा इकलौता भाई है। हर्षित की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। जब नंदनी की नजर उससे मिली
तो वह डर से कांप उठी। उसकी वह नजर बहुत डरावनी और अनफैमिलियर थी। वह उसे 4-5 सालों से जानती थी, लेकिन उसने कभी उस तरह की नजर नहीं देखी थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद हर्षित ने जवाब दिया, तो फिर हम कल सुबह घर बेच देंगे। जब तक वह अपने दादा को बचा सकता है, वह भविष्य में घर वापस पा सकता है। हालांकि नंदिनी ने जो कहा, उसने हर्षित को लगभग जानलेवा उन्माद में डाल दिया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने कुछ दिन पहले ही घर गिरवी रख दिया था। निखिल पर 8 लाख का कर्ज है, इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है। यह घर नंदिनी के नाम पर था। हर्षित ने शादी से पहले ही इसे नंदिनी के लिए खरीद लिया था। नंदिनी! हर्षित ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वह अब अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। जितने सालों से वह उसे जानता था, निखिल ने कभी काम नहीं किया था। वह अपने खर्चों के लिए सिर्फ नंदिनी पर निर्भर था। हर साल नंदिनी 1 लाख से ज्यादा कमाती थी और उसका सारा पैसा निखिल के अकाउंट में चला जाता था। टकराना। निखिल ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी और खड़ा हो गया। उसने हर्षित की ओर इशारा किया और गुर्राया, तुम मेरी बहन पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो हर्षित? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए कुछ दोस्तों को बुलाऊं? ललित चिल्लाया। हर्षित, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लीला चिल्लाई। तुम तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दो। हर्षित निखिल के पास गया और उसे ठंडे अंदाज में घूरने लगा। मुझे 2 मिलियन दे दो। हर्षित के चेहरे पर भाव देखकर निखिल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी दे सकता हूं। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। वह जल्दी से हर्षित के सामने खड़ी हो गई। डार्लिंग, निखिल मेरा इकलौता भाई है। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हर्षित तुरंत घूम गया। मेरे दादाजी का क्या? वे अभी भी हॉस्पिटल में हैं और उनकी जान खतरे में है। क्या तुम उन्हें ऐसे ही मरने दोगी? नंदिनी चुप रही, जबकि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पैसे नहीं दोगी? हर्षित ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने अपना सिर झुका लिया, फिर हल्के से सिर हिलाया। हाँ। हर्षित ने खोखली हंसी निकाली। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जब हर्षित ने दरवाजा खोला तो सफेद सूट पहने एक अट्रैक्टिव युवक नजर आया। वह सूट बहुत महंगा लग रहा था और उसकी कलाई पर एक पैटेक फिलिप घड़ी भी थी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? हर्षित ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सुंदर व्यक्ति ने उसे इग्नोर किया और नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी, मैं वापस आ गया हूं। नंदिनी कांप उठी और उसके चेहरे पर शॉक नजर आया। हरिओम, तुम? हरिओम सिंह घर में दाखिल हुए। पहले मैं अलविदा कहे बिना ही चला गया था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए लॉस्टारिया जाना था। मैं आज ही पोलर्टन लौटा हूं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। ठीक है, मैं पोलर्टन फार्मा का अधिग्रहण करने वाला हूं, नंदिनी ने कहा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूं, हरिओम ने जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पिछली बार हाँ नहीं कहा था, तो क्या आप मुझे एक और चांस देंगी? ललित, लीला, निखिल और साक्षी ने इंटरेस्ट से हरिओम को देखा। पोलर्टन फार्मा पोलर्टन में एक बड़ी कंपनी थी। हरिओम शायद पोलर्टन फार्मा के ऑनर का बेटा था, इसलिए वह बहुत अमीर था। मुझे खेद है, नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। बाहर निकलो, हर्षित ने हरिओम को गुस्से से घूरते हुए कहा। क्या बकवास है? तुम मेरे सामने मेरी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहे हो? हरिओम ने हर्षित को ध्यान से देखा। मैं नंदिनी को नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो, हर्षित ने जोर से चिल्लाया। हरिओम ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो मिस्टर और मिसेस वर्मा, तो बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। यह कहकर वह घर से बाहर चला गया। इस बीच ललित और लीला ने हरिओम के जाने को बड़े ध्यान से देखा। जब हर्षित ने ललित, लीला, निखिल और साक्षी के चेहरों पर एक्सप्रेशन देखे तो उसके अंदर निराशा और गुस्सा भर गया। हरिओम की तुलना में वह एक सिंपल आदमी था। अगर ललित और लीला को उस अमीर यंग मैन के बारे में पता होता तो वे कभी नंदिनी को हर्षित से शादी करने की परमिशन नहीं देते। लेकिन नंदिनी हर्षित से शादी करने पर अड़ी हुई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह नंदिनी के दादा थे, जिन्होंने अपनी मौत से पहले फाइनल डिसीजन लिया था। उसके दादा ने कहा था कि हर्षित एक अच्छा आदमी है,
और वह वर्मा परिवार में समृद्धि लाएगा। बूढ़े आदमी की राय चाहे जो भी हो, ललित उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता था। अपनी तरफ देखो नंदिनी, हर्षित ने व्यंग्य किया। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में विनती की, हर्षित प्लीज मुझ पर विश्वास करो। नंदिनी, तुम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। वह हरिओम सिंह बहुत अमीर है, उसके पास पक्का 100 मिलियन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अगर तुम उससे शादी कर लो तो मुझे भी इतनी थकान नहीं होगी, निखिल ने अचानक कहा। हर्षित ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम थके कैसे हो? तुम हर दिन जुआ खेलते हो और खेलते हो। तुम लड़कियों को दिखाने और उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए कार किराए पर लेने के लिए भी पैसे उधार लेते हो। इसके अलावा तुम काम पर भी नहीं जाते। पिछले 4-5 सालों में नंदिनी ने तुम्हें 5 लाख से ज्यादा पैसे दिए हैं। उसने तुम्हें अपनी लगभग पूरी सैलरी दे दी है। नंदिनी के माता पिता ने भी अपनी बात रखी। अच्छा आइडिया है। हर्षित का चेहरा काला पड़ गया और वह अंदर से गुस्से से भर गया। वे मेरे सामने मेरी वाइफ को दूसरे आदमी से शादी करने के लिए कैसे मना सकते हैं? हर्षित ने ठंडे स्वर में ऑर्डर दिया, मुझे 2 मिलियन दो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुरंत ही निखिल ने एक शराब की बोतल उठाई और उस पर फेंकी, लेकिन हर्षित ने उसे पकड़ लिया और निखिल पर वापस फेंक दिया। बोतल निखिल के माथे पर लगी और घाव से खून बहने लगा। हर्षित, तुमने उसे क्यों मारा? नंदिनी गुस्से में शेर की तरह लाल आंखों से चिल्लाई। बाहर निकलो, मेरे घर में ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ललित चिल्लाया। लीला भी चिल्लाई, उसे तलाक दे दो। नंदिनी, तुम्हें उसे तलाक दे देना चाहिए। हरिओम उससे 100 गुना बेहतर है। तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें जरूर मरने की इच्छा होगी। ऐसा कहने के बाद वह हर्षित पर झपटी और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तमाचा! चूंकि हर्षित ने झुकने से मना कर दिया, इसलिए उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकदार लाल हथेली का निशान उभर आया और उसका एक्सप्रेशन गुस्से से भर गया। आखिरकार उसे सालों से किसी ने नहीं पीटा था। हालांकि लीला अभी भी उसकी सांस थी। चले जाओ हर्षित, चले जाओ, नंदिनी चिल्लाई। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने पैसे को अलविदा कह दो, मैं तुम्हें 2 मिलियन कभी नहीं लौटाऊंगा, निखिल चिल्लाया। अपनी बाहें बांधकर खड़ी लीला चिल्लाई, भाग जाओ। हर्षित ने उन सभी को घूर कर देखा और फिर धीरे से वहां से चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मोहल्ले से बाहर निकलकर उसने आसमान में चांद को देखने के लिए अपनी नजरें उठाईं और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। 10 मिनट बाद वह अपने अच्छे दोस्त भूपेंद्र के घर पहुंच गया। भूपेंद्र, मेरे दादाजी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए उधार दे सकते हो? हर्षित ने सिगरेट पीते हुए पूछा। तुरंत ही भूपेंद्र ने उसे एक कार्ड थमा दिया। इसमें 80 से 90 हजार के करीब पैसे हैं। ये सब पैसे मैंने चुपके से सेव किए हैं। सॉरी हर्षित, लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं, भूपेंद्र ने माफी मांगते हुए कहा। क्या कर रहे हो भूपेंद्र? क्या तुम मरना चाहते हो? इससे पहले कि हर्षित कार्ड ले पाता, एक मोटी और मजबूत औरत अंदर आई और कार्ड छीन लिया। यह भूपेंद्र की पत्नी बिंदिया थी। मेरे घर से निकल जाओ, वह गुस्से से चिल्लाई और उसके चेहरे का मांस उछलने लगा। इस बीच भूपेंद्र इतना डर रहा था कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। हर्षित ने भूपेंद्र के कंधे पर थपथपाया और माफी मांगी। आपको परेशान करने के लिए सॉरी। भूपेंद्र के घर से निकलने के बाद हर्षित ने अपने चाचा को फोन किया। हेलो चाचा फरीद, दादाजी बीमार हैं, इसलिए मुझे उनकी सर्जरी के लिए 6 लाख की जरूरत है। हालांकि फोन उसकी चाची ने उठाया। वह तुरंत चिल्लाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं उस बूढ़े आदमी को एक पैसा भी नहीं दूंगी, बस उसे कहो कि वह मर जाए। इसके तुरंत बाद उसने फोन रख दिया। एक धमाके के साथ हर्षित ने अपने हाथों से अपना फोन कुचल दिया और उसके हाथों में आग की चिंगारियां नाचने लगीं। चाचा, फरीद ने दादाजी के 2 घर ले लिए और उन घरों की कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है। फिर भी वे दादाजी के हॉस्पिटल के बिल का पेमेंट करने से इनकार कर रहे हैं। किसी को अपने पिता के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। दूर से हर्षित ने एक कार की चमकती हेडलाइट देखी, उसके बाद इंजन की गरजती आवाजें। जल्द ही एक फेरारी 458 उसके सामने रुकी और खिड़की नीचे करने के बाद हरिओम नजर आया।
तुम अभी कुत्ते की तरह दिख रहे हो। मुझे लगता है कि गरीब होना पाप है। तुम्हें 6 लाख की जरूरत है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। हरिओम ने मुस्कुराते हुए कहा। हर्षित ने उसे केवल खतरनाक तरीके से घूरा, जबकि उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। पैसेंजर सीट पर निखिल बैठा था, जिसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। जाहिर है वह अभी अभी अस्पताल गया था। मैं अभी अभी निकला हूं और अगले ही पल निखिल हरिओम के साथ है। यह साफ है कि हरिओम नंदनी को चाहता है। तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है और वह है कि तुम नंदनी को तलाक दो। मैं तुम्हें 6 लाख दूंगा, बशर्ते तुम उसे तलाक दे दो, हरिओम ने व्यंग्य किया। निखिल ने हर्षित को तिरछी नजर से देखा। हर्षित, विरोध करना बंद करो। मुझे पता है कि तुमने और नंदनी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुम हरिओम के बराबर नहीं हो, इसलिए तुम और मेरी बहन पक्का तलाक लेने जा रहे हो। इसके अलावा नंदनी हमेशा मेरी बात सुनती है। हर्षित कार की तरफ बढ़ा, उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, हरिओम ने हंसते हुए एक्सीलेटर दबा दिया। इसके साथ ही कार तेजी से चल पड़ी और निखिल की आवाज दूर तक हर्षित के कानों तक पहुंची। तुम सचमुच कुत्ते जैसे दिखते हो। जैसे ही हर्षित ने फेरारी को देखा, उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। पिछले 4-5 सालों से मैं लो प्रोफाइल में रहा हूं, लेकिन अब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बस एक सिंपल और शांतिपूर्ण लाइफ जीना चाहता हूं। चूंकि यह अब पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लिए वापसी का समय आ गया है। यह सोचते हुए हर्षित जल्दी से घर गया और अपना लैपटॉप निकाला। कुछ देर झिझकने के बाद उसने एक एप्लीकेशन खोली और अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया। मेरे सुप्रीम देवता, अगर आप अमूल्य धारा सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास फिर से सारी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपको उसी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होगी। आपका जीवन अब शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं? एक रोबोट जैसी आवाज सुनाई दी। हर्षित ने अपने माउस से हां पर क्लिक किया। आपका स्वागत है मेरे सुप्रीम देवता। आपने पहला लेवल एक्टिवेट कर दिया है। क्या आप दूसरा लेवल एक्टिवेट करना चाहते हैं? कुछ देर सोचने के बाद हर्षित ने नहीं पर क्लिक किया और सिर्फ पहला लेवल एक्टिवेट किया। अगर उसने अमूल्य धारा सिस्टम के सारे 9 लेवल्स को एक्टिवेट कर दिया तो उसकी डेली लाइफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती। इसके अलावा वह पहले से ही अपनी लाइफ में चल रही हर चीज से थक चुका था। अमूल्य धारा सिस्टम के पहले लेवल के एक्टिव होने के बाद हर्षित के लैपटॉप पर एक लाल बिंदु लगातार चमक रहा था। यह उस समय दुनिया भर के एक छोटे ग्रुप को कई मैसेज भेज रहा था। सुप्रीम गॉड ने सिस्टम को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। दुनिया के दूसरी तरफ एक खूबसूरत औरत अपने बेड पर एक्साइटमेंट से कूद गई। जैसे ही वह खुशी से उछली, उसका बाथरोब उसके कंधों से फिसल गया, जिससे उसका सुंदर शरीर नजर आने लगा। 5 साल हो गए, वह फाइनली वापस आ गया। इस बीच समुद्र के बीच में एक युद्धपोत पर एक सोल्जर ईस्ट की तरफ मुंह करके घुटनों के बल बैठा था। हर्षित, वापस आ गए हैं। अब हमारे जीवन में फिर से मकसद है। अब हम खोए हुए नहीं हैं। एक खूबसूरत आदमी ने अपनी आंखों में जोश के साथ बार में शराब का गिलास खत्म किया। सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद हर्षित चुपचाप अंधेरे में अपने सोफे पर बैठा। एक पल में ही उसका ऑनरा पूरी तरह बदल गया। पहले वह एक सिंपल और शर्मीला इंसान था जो अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उस वक्त उसका व्यक्तित्व पावरफुल और डोमिनेंट हो गया था। आधे घंटे बाद हर्षित के घर की डोरबेल बजी। जल्द ही एक साफ सुथरे कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छड़ी लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने टक्सीडो पहना हुआ था और उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। हर्षित को देखते ही वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया और घोषणा की, हर्षित, मैं आपका वफादार बटलर चंद्रकांत हूं। अब से जब तक आप ओलरटन में हैं, मैं आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखूंगा। वह बेहद एक्साइटेड था क्योंकि यह पहली बार था जब वह हर्षित से पर्सनली मिला था। आप पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी हैं चंद्रकांता? हर्षित ने पूछा और अपना सिर नीचे करके उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। चंद्रकांत का फुल नाम देवदत्त चंद्रकांत था, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। हाँ हर्षित, अब से आप मेरी सारी प्रॉपर्टी और पावर के इंचार्ज होंगे।
चंद्रकांत ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया। अगर पोलर्टन के हाई क्लास लोगों ने यह सीन देखा होता तो वो पूरी तरह हैरान रह जाते। आखिरकार पोलर्टन में सबसे अमीर आदमी होने के नाते चंद्रकांत के पास पोलर्टन की आधी प्रॉपर्टी थी। फिर भी उसने एक यंग आदमी के साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात की। आपका सीनियर कौन है? हर्षित ने पूछा। मैं मिस्टर तरुण मल्होत्रा का वफादार हूं। वो पिछले 1 साल से वेस्ट एपिया में है। तरुण मल्होत्रा, समझ गया। तो ये वही बदमाश है। जैसे ही ये थॉट उसके माइंड में आया, हर्षित ने कहा, समझ गया, मुझे अभी के लिए 6 लाख दो। चंद्रकांत हैरान हो गया। क्या सिर्फ 6 लाख चाहिए? हालांकि हर्षित को एक काला कार्ड देने से पहले उसने बस एक पल के लिए सोचा। हर्षित, इस कार्ड में 50 बिलियन है। फिर उसने हर्षित को एक गोल्ड कार्ड दिया। इसमें 100 बिलियन है। हर्षित ने लापरवाही से एक कार्ड लिया और पूछा, पोलर्टन में कौन सा डॉक्टर क्रैनियोटॉमी में सबसे बेस्ट है? बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रकांत ने जवाब दिया, बिल्कुल, नोव्यू हॉस्पिटल की डॉ हेमलता। वो एक टैलेंटेड डॉक्टर हैं। भले ही उनकी उम्र सिर्फ 28 साल है, लेकिन वो क्रैनियोटॉमी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास और ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी में बहुत एक्सपर्ट हैं। मैंने सुना है कि नोव्यू हॉस्पिटल आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। वहां सिर्फ रिच और पावरफुल लोग ही इलाज करवा सकते हैं। उसे कहो कि वो कल सुबह 9 बजे पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल आए और मेरे दादाजी की सर्जरी की तैयारी करे। ये उनके पूरे शरीर की जांच रिपोर्ट है। इसे उसे दे दो और आज रात तक सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए बोलो। हर्षित ने ऑर्डर दिया। अगर दादाजी आईसीयू में ना होते और मूव करने की हालत में होते तो मैं उन्हें नोव्यू हॉस्पिटल पहले ही शिफ्ट कर चुका होता। चंद्रकांत ने झुककर जवाब दिया, यस मिस्टर हर्षित। चंद्रकांत के जाने के बाद हर्षित ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मेरा मिशन अब जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि मैंने अमूल्य धारा सिस्टम का पहला लेवल एक्टिवेट कर दिया है। अगले दिन सुबह 8 बजे हर्षित पोलर्टन जनरल हॉस्पिटल पहुंचा और 9वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में गया। उसने देखा कि नंदिनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके पैरों के पास एक उभरा हुआ बड़ा बैग रखा था। उसने एक फिटेड लंबी काली ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरत गर्दन और पतली कमर को हाईलाइट कर रही थी। हल्के मेकअप के साथ उसकी गोरी स्किन और भी शाइनी लग रही थी। जैसे ही उसने हर्षित को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह फौरन उसकी ओर बढ़ी। डार्लिंग, ये 6 लाख हैं। हर्षित ने काले बैग और उसके चेहरे पर हल्के मेकअप पर गौर किया। वो शायद ही कभी मेकअप करती है, और ये बैग भी हमारे पास नहीं है। साफ है वो सुबह किसी से मिलने गई थी और उसने 6 लाख उधार लिए। तुम हरिओम से मिली? हर्षित ने पूछा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हर्षित के इमोशनलेस चेहरे को देखा। थोड़ी झिझक के साथ उसने सिर हिलाया और कहा, हां, मैंने 6 लाख उधार लिए। मुझे पता है कि दादाजी की सर्जरी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं। तो तुमने उससे मिलने जाने से पहले मेकअप किया था? हर्षित ने उसके बीच में टोकते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नंदिनी कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने जवाब दिया, मुझे डर था कि वो पैसे उधार नहीं देगा, इसलिए। तो तुमने अपना चार्म दिखाया। इस मेकअप को लगाने में कितना टाइम लगा? पहले तुम शायद ही कभी मेकअप करती थी, और अगर करती भी थी तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती थी। हर्षित उसकी तरफ बढ़ा और उसके बेदाग चेहरे को ध्यान से देखने लगा। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेंटिंग से निकल कर आई हो। डार्लिंग, दादाजी की सर्जरी बहुत जरूरी है। नंदिनी के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। क्या उसने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है? इसके बजाय क्या उसने तुम्हें आज रात मूवी देखने, खाना खाने और शॉपिंग के लिए इनवाइट किया था, और तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? हर्षित ने काल्मली पूछा। वह चुप हो गई, क्योंकि उसने सही निशाना लगाया था। एक झटके में उसने बैग उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नोट बैग से बाहर निकलकर हर जगह फैल गए। नंदिनी दंग रह गई, लेकिन जल्द ही वह चिल्लाई, हर्षित, क्या तुम पागल हो? ये 600,000 हैं। हमें दादाजी को बचाने के लिए इसकी जरूरत है। उसकी आंखों में देखते हुए हर्षित ने कहा, याद रखो, मुझे एक स्मार्ट या वर्थ वाली वाइफ नहीं चाहिए। मेरी बस एक कंडीशन है, वह बदचलन औरत नहीं हो सकती। क्या मैं बदचलन औरत हूं? उसने मन ही मन सोचा। तुरंत ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे
और वह हेल्पलेस होकर नीचे झुक गई। मैं बदचलन औरत कैसे हूं? हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मैं बदचलन औरत कैसे हो सकती हूं? फिर वह जाने के लिए मुड़ा। उसने हवा में उड़ते नोटों पर एक नजर तक नहीं डाली। हालांकि कुछ लोग पैसे उठाकर बहुत खुश हो रहे थे। सुबह 9 बजे बेड नंबर 18 पर पड़े पेशेंट की सर्जरी शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ, हर्षित ने नर्स स्टेशन पर खड़ी एक नर्स को ऑर्डर दिया। हालांकि सर्जन बदल चुका था, फिर भी हर्षित ने ओरिजिनल सर्जन डॉ लियोन से मदद लेने का प्लान बनाया ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो सके। हेड नर्स सेलेना पास आई और बोली, प्लीज पहले सारी फीस क्लियर कर दीजिए। हर्षित ने उसे रसीद थमाते हुए कहा, मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है। वह एक पल के लिए रुकी और फिर माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, लेकिन डॉ लियोन अभी बीमार है। वो अचानक बेहोश हो गए। मुझे डर है कि आज की सर्जरी। हर्षित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या वह अचानक बेहोश हो गया? मुझे यकीन नहीं होता। किसी ने जानबूझकर उसे रोकने के लिए यह किया होगा। अगर दादाजी मर जाते हैं तो सबसे पहले नंदनी पर गुस्सा उतारूंगा। साफ है यह सब प्लान उसी का है। तैयारी जारी रखो, सर्जरी टाइम पर शुरू होगी। हर्षित ने अपनी आंखों में एक शार्प लुक के साथ कहा। पहले तो इस हेड नर्स ने पेमेंट के लिए पूछा। जब उसे पता चला कि मैंने सब क्लियर कर दिया है तो उसने कहा कि सर्जन बीमार हैं। कितना दिलचस्प है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सर्जन नहीं है जो मेन सर्जन बन सके, सेलेना बोली। हर्षित की नजरें ठंडी हो गईं और चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस। अगर सेलेना और कुछ बोलती तो वो उसे बिना किसी हिचक के चुप करवा देता। ठीक है, मैं अपने हेड को इस बारे में बताऊंगी और दूसरे सर्जन को बुलाने का अरेंजमेंट करूंगी, सेलेना कांपती हुई आवाज में बोली और जल्दी वहां से चली गई। जब सुबह के 9 बजने में 20 मिनट बचे थे तो एक हेल्दी और भारी शरीर वाला डॉक्टर आया। हाय, मैं डॉ कैंडल हूं। चूंकि डॉ लियोन बीमार हैं, इसलिए मैं सर्जरी की जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन आपको बता दूं, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हूं। न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। अगर सर्जरी के दौरान कुछ गलत होता है तो आप हमसे कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं कह सकते। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज यहां साइन करें। हर्षित ने फॉर्म लिया और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। अब तुम जा सकते हो, कोई और सर्जरी करेगा। डॉ लियोन के अलावा पोलटन में कोई और डॉक्टर इस सर्जरी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, डॉ कैंडल ने सार्कास्टिकली कहा। हर्षित के जवाब देने से पहले किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, ओह हे भगवान, क्या ये डॉक्टर हेमलता हैं? क्या वो नोव्यू हॉस्पिटल में काम नहीं करती? तुरंत ही चारों तरफ हलचल मच गई। नंदनी का ध्यान भी भटक गया। एक लंबी छरहरी महिला आगे बढ़ी। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके लंबे और सफेद पैरों को हाईलाइट कर रही थी। उसके बाल कंधों पर आराम से लटके हुए थे और उसकी आंखें चमकदार थीं। हालांकि उसके चेहरे पर एक ठंडा और प्रोफेशनल एक्सप्रेशन था। वहां खड़ी नर्सों के चेहरे एक्साइटमेंट से चमक उठे क्योंकि हेमलता मेडिकल फील्ड में बहुत फेमस थीं। उन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। वह प्लिस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थीं और स्पोनिया के रॉयल फैमिली के एक मेंबर की मेजर सर्जरी कर चुकी थीं। हर कोई इस बात पर हैरान था कि वह उस दिन सामान्य अस्पताल में क्यों होगी। मैं सर्जरी करूंगी, मुझे चेंजिंग रूम में ले आओ, उसने सबकी नजरों को इग्नोर करते हुए कामली कहा। सब लोग हैरान थे, क्या हो रहा है? उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेमलता अपने नियम तोड़कर उस बुजुर्ग व्यक्ति की सर्जरी करने के लिए आगे आएगी। क्या हर्षित कोई बड़ा आदमी है? पूरे वक्त उसने एक बार भी हर्षित को नहीं देखा। एक ऑर्डर पर नर्सों ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। साफ था, वो उनके दिलों में एक स्पेशल जगह रखती थी। हेमलता सच में अमेजिंग थी। जैसे ही नर्सें वहां आईं, उन्होंने हर्षित के दादाजी को ऑपरेशन थिएटर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन लाइट ऑन हो गई। उसी वक्त हर्षित ने अपनी नॉर्मल शांति खो दी। वह अपनी हार्ट बीट को तेज होने से रोक नहीं पाया। नंदनी ने 1 मिनट सोचा और अपने पति के साथ रुककर इंतजार करने का डिसीजन लिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसका फोन बज उठा। उसने अपने फोन और अपने पति के बीच बार बार देखा, थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए। हर्षित ने एक उदासीन एक्सप्रेशन के साथ कहा, जवाब दे दो।
नंदनी थोड़ी देर तक हिचकिचाती रही, फिर आखिरकार फोन उठा लिया। फोन पर हरिओम की आवाज सुनाई दी। मुझे अभी अभी पता चला नंदनी, दीवा आज रात पोलर्टन में एक लिमिटेड कंसर्ट कर रही है। इसमें बहुत से बड़े लोग आएंगे और मुझे 2 VIP टिकट मिले हैं। तो क्या तुम आज रात फ्री हो? मुझे पता है तुम उसकी फैन हो। नंदनी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट करना चाहा, लेकिन फिर उसे याद आया कि हर्षित ने 6 लाख रुपए फेंक दिए थे। उसने थोड़ा वक्त लिया और आखिरकार कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। वह दीवा और कोई नहीं, वसुंधरा थी। अरबों फैंस के साथ वह एक इंटरनेशनल सुपरस्टार थीं, जिनकी सिंगिंग वॉइस डिवाइन थी। उनके डेब्यू को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे और फिर भी वह कभी किसी स्कैंडल या अफवाह में नहीं फंसी थीं। मुझे थोड़ा वक्त दो डार्लिंग, मैं उससे अपने रिलेशन ब्रेक कर लूंगी, नंदनी ने सॉफ्टली कहा। मैं उसे 6 लाख रुपए लौटा दूंगा, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हर्षित ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली। पहली बार उसे अपने पति से थोड़ी निराशा हुई। उसे हमेशा पता था कि उसके पति की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। एक बिजनेसमैन के तौर पर उनके पास एक छोटा सा रेनोवेशन स्टार्टअप था, जो हर साल सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए कमाता था। दादाजी की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनका बिजनेस लगभग बंद हो गया था। जिन क्लाइंट्स को उन्होंने खो दिया था, उन्हें वापस पाना मुश्किल था। नंदनी ने अंदाजा लगाया कि आने वाले दिनों में उनके पति और मुश्किलों में फंस सकते हैं, इसलिए 6 लाख रुपए लौटाना उनके लिए आसान नहीं होगा। क्या तुम हेमलता को जानते हो? नंदनी ने पूछा। नहीं, मुझे उसे जानने का हक नहीं है, हर्षित ने जवाब दिया। तब उसे समझ आया कि हेमलता का क्लास बहुत ऊंचा है। शायद इसलिए उसका पति हेमलता को पर्सनली नहीं जानता। नंदनी को अंदाजा भी नहीं था कि हर्षित का मतलब था हेमलता ही उसे जानने लायक नहीं है। टाइम बीतता जा रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सिर्फ एक जोड़ी आंखें नजर आईं। हेमलता ने मेडिकल प्रोटेक्टिव कपड़े और मास्क पहना हुआ था। उसने बाहर आकर कहा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। न सिर्फ उसे ब्रेन ट्यूमर है, बल्कि उसकी किडनी भी फेल हो गई है। हमें अब उसके लिए किडनी डोनर ढूंढना होगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हैं। यह कहते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत हर्षित को अपने दिमाग में एक जोरदार धमाका महसूस हुआ। पहले उन्हें दादाजी की हेल्थ रिपोर्ट मिली थी, जिसमें बताया गया था कि उनके किडनी की कंडीशन अच्छी है और सिर्फ ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 घंटे में उन्हें लगा कि वह कभी भी सही किडनी डोनर नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। चलते चलते उसने फोन पर चंद्रकांत का नंबर डायल किया। चंद्रकांत, मुझे 1 घंटे के अंदर एक सही किडनी डोनर चाहिए। चंद्रकांत ने हैरान होकर जवाब दिया, क्या ये कल रात ही नहीं हो गया? जब मैंने आपके दादाजी का मेडिकल हिस्ट्री भेजा था, तो हेमलता ने गैस किया था कि उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हमने रात भर में किडनी ट्रांसफर की तैयारी कर ली थी। वे 9:30 बजे तक वहां पहुंच जानी चाहिए। अब हर्षित चौंक गया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाया, ये हेमलता है। फोन रखते हुए उसने लियाम को देखा, जो नर्स स्टेशन पर अपने फोन पर गेम खेल रहा था। व्यंग्यात्मक लहजे में उसने कहा, अच्छा काम किया तुम लोगों ने। मोटा डॉक्टर कांप उठा और धीरे से बोला, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। इस बीच हरिओम को यह खबर तब मिली जब वह अस्पताल के बाहर अपनी फरारी में रिलैक्स कर रहा था। वह जोर से हंसा और मजाक उड़ाते हुए बोला, अविश्वसनीय, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हर्षित ने भले ही मेरी सारी पजल्स सॉल्व कर दी हों, लेकिन अब तो स्वर्ग भी मेरे फेवर में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बूढ़े आदमी की किडनी फेल हो गई है। पैसेंजर सीट पर बैठे निखिल कार के इंटीरियर को ईर्ष्या भरी नजरों से छूते हुए बोले, हरिओम, मेरे जीजा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें अलग कर दूंगा। एक बार बूढ़ा आदमी चला गया तो हर्षित मेरी बहन पर अपना गुस्सा निकालेगा। तब तक मैं बस आंख को हवा दूंगा, वे जल्दी ही अलग हो जाएंगे। हरिओम ने जवाब दिया, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो मैं ये कार तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। बहुत बढ़िया। यह सुनकर निखिल एक्साइटमेंट में रोने के कगार पर आ गया। एक फरारी, मैं इसे लाइफ टाइम नहीं खरीद पाऊंगा। अचानक एक जी क्लास कार अस्पताल के पास रुकी।
जिस पर मिलिट्री रजिस्ट्रेशन प्लेट थी। हाँ, मिलिट्री लाइसेंस प्लेट वाली कार यहां क्यों आई है? हरिओम ने उस कार को घूरते हुए पूछा। जल्द ही कार का दरवाजा खुला और एक लंबा मजबूत व्यक्ति बाहर निकला। उसके हाथ में लोहे का बॉक्स था। वह व्यक्ति तेजी से अस्पताल के अंदर चला गया। हे भगवान, ये मेजर जनरल राघव नायक है। हरिओम की आंखों में एक्साइटमेंट भर गया। राघव पोलर्टन में तैनात मेजर जनरल था। वह 30 साल की उम्र में हेमलता का बड़ा भाई था। उसके पैर की ठोकर से ही पोलर्टन में लोग कांप जाते थे। चलो देखते हैं वह क्या करने जा रहा है। एक झटके में हरिओम और निखिल दोनों कार से बाहर निकल गए और राघव के पीछे पीछे चल पड़े। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी नंदनी ने जब आर्मी की वर्दी पहने हुए एक आदमी को आते देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसे याद आया कि उसने उस आदमी को पहले न्यूज और सोशल मीडिया पर देखा था। वह पोलर्टन का सबसे यंग मेजर जनरल था। राघव ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों के कोने से हर्षित की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर हर्षित पर पड़ी, राघव ने तुरंत सिर झुका लिया। उसके हाथ टेंशन में कांप रहे थे। 5 साल हो गए। मैं आखिरकार इस ग्रेट पर्सन से मिलने जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पोलर्टन आएगा। हालांकि चंद्रकांत की सलाह को याद करते हुए राघव ने हर्षित से बात करने की हिम्मत नहीं की। अस्पताल आने से पहले चंद्रकांत ने राघव को याद दिलाया था कि वह हर्षित से तब तक बात न करे जब तक कि वह खुद बात शुरू न करे। ऑपरेशन रूम का दरवाजा फिर से खुला। हेमलता ने राघव के हाथ से लोहे का बॉक्स लिया और हर्षित की तरफ मुड़कर कहा, इसे हम उपयुक्त किडनी कहते हैं। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम का साइन बोर्ड जल उठा। नर्सों ने हर्षित के दादाजी को बाहर निकाला और सीधे आईसीयू ले गई। हेमलता जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। उसने अपना फेस मास्क हटाकर बताया, सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन मरीज को अभी निगरानी के लिए अस्पताल में रहना होगा। थैंक यू, हर्षित ने कहा। नंदनी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? किडनी कहां से आई? हेमलता मेरे पति की मदद क्यों करेगी? हेमलता ने कहा, हर किडनी की कीमत 8 लाख है। 2 किडनियों की टोटल कीमत 16 लाख है। मेरी कंसल्टेशन फीस 50 लाख है, मतलब कुल 66 लाख। याद रखना, तुम मुझ पर 66 लाख के कर्जदार हो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। तभी हरिओम स्माइल करते हुए उनके पास आया और बोला, अरे मिस हेमलता, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। तुम कौन हो? हेमलता ने उसे तिरछी नजर से देखा। जैसे ही हरिओम ने उसका सवाल सुना, उसकी सांस अटक गई। कितना असभ्य। मैं भी ऐसे परिवार से आता हूं जहां मेडिकल का गहरा ज्ञान है और मैंने पहले भी उनसे बातचीत की है। मेरा नाम हरिओम सिंह है। मेरे पिता गैरेट हैं, मेरे दादा लुईस हैं। और इससे पहले कि हरिओम अपनी बात पूरी कर पाता, हेमलता ने उसे बीच में ही टोक दिया। रुको, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। चले जाओ। हेमलता का बर्ताव ठंडा और उदासीन था। हरिओम को अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने सुना है कि आप सिर्फ नोव्यू अस्पताल में काम करना पसंद करती हैं और कभी बाहर नहीं जाती। तो आप हर्षित की इस सर्जरी में मदद करने क्यों आई? क्या आप एक दूसरे को जानती हैं? नहीं, मैं उसे कैसे जानूं? हेमलता ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर हरिओम खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि उसने जो सोचा था वह सही था। हेमलता ने आगे कहा, और मैं ये सर्जरी क्यों नहीं करवाऊंगी? पूरी प्रोसेस में 6,600,000 का खर्च आया है। कौन मना करेगा? अगर कभी तुम्हारे परिवार को ऐसी सर्जरी की जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले तुम्हारी मदद करूंगी। ये औरत तो मुझे कोस रही है। हरिओम सिर्फ व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दे सका। हर्षित बहुत गरीब है। वो सिर्फ सर्जरी की फीस के लिए भी 6 लाख रुपए नहीं दे सकता। हेमलता ने जाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं या तो उसे फोन करूंगी या हर रात उससे मिलने जाऊंगी और उसे पैसे चुकाने को कहूंगी। यह सुनकर सब दंग रह गए। यह सच नहीं हो सकता। आखिरकार हेमलता एक शानदार डॉक्टर थी। इसके अलावा वह बहुत सुंदर थी और एक खास पृष्ठभूमि से आई थी। अगर हेमलता सचमुच उसे फोन करे या हर रात उससे मिलने आए तो मुमकिन है कि उन दोनों के बीच भावनाएं विकसित हो जाएं। इसके अलावा हर्षित खुद भी बहुत हैंडसम था। उसकी गहरी उदास आंखें ऐसी लगती थीं जैसे वह बहुत से मुश्किल हालात से गुजरा हो।
मेजर जनरल हेमलता, हरिओम ने विनम्रता से कहा, लेकिन राघव ने उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया। चले जाओ और बकवास करना बंद करो। तुरंत ही हरिओम का चेहरा उतर गया। उसे राघव के व्यवहार से अपमानित महसूस हुआ। कुछ देर बाद हेमलता ने अपनी सामान्य पोशाक पहन ली और हर्षित के पास गई। मुझे अपना फोन दो। मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दूं? हर्षित ने पूछा। मैंने कहा मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए, हेमलता ने झपटते हुए कहा और हल्के से दांत पीस लिए। हर्षित को यह बात तुरंत समझ में आई और उसने अपना नंबर दे दिया। याद रखना कि तुम मुझ पर 6,600,000 का कर्जदार हो। फिर वह महिला अपना सिर ऊंचा करके चली गई और पूरे वक्त नंदिनी की तरफ देखने से इनकार करती रही। नंदिनी को बुरा एहसास हो रहा था। क्या हेमलता और मेरे पति के बीच कुछ होने वाला है? इस ख्याल के आते ही उसका दिल बैठ गया। उनकी मौजूदा आर्थिक हालत को देखते हुए उनके लिए 6,600,000 रुपये चुकाना संभव नहीं था, भले ही वे जिंदगी भर काम करते रहते। इसके अलावा हेमलता हर्षित के काफी करीब लग रही थी। क्या तुम हेमलता को जानते हो? नंदिनी ने फिर पूछा। उसके चेहरे पर ठंडा सा भाव था। हर्षित ने जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं उसे नहीं जानता। तुम अधीर हो रहे हो, नंदिनी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके दिल में बुरा ख्याल और गहराता जा रहा था। यह उसकी गलती नहीं थी। हेमलता जहां भी जाती थी, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। हालांकि नंदिनी खूबसूरत थी, लेकिन वो हेमलता के कॉन्फिडेंस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हरिओम के बहुत करीब मत जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? हर्षित ने भौहें सिकोड़ी। मैं उसे 6 लाख वापस कर दूंगा। तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ऐसा कैसे करोगे? हम 6 लाख की बात कर रहे हैं। नंदिनी अपना आपा खोने के कगार पर थी। हरिओम को दिए गए 6 लाख के कर्ज को मिलाकर उन पर इस समय कुल 7,02,000 का कर्ज था। इतनी बड़ी रकम सोचते ही उसकी छाती चिंता से भर गई। हर्षित ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को समझा पाता, उसे अपने कर्मचारी का फोन आ गया। हर्षित, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब से कंपनी कोई कारोबार नहीं कर पाई है। सभी लोग जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। मोहित सभी को स्टारडस्ट कॉरपोरेशन में नौकरी के लिए ले जा रहा है। वे जो सैलरी दे रहे हैं वह आपके द्वारा दी जाने वाली सैलरी से 30% ज्यादा है। हर्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उसे उस कंपनी की कोई परवाह नहीं थी जिसका सालाना रेवेन्यू 3 लाख था, लेकिन कंपनी की स्थापना उसके दादा ने की थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि यह कंपनी उसके हाथों दिवालिया हो जाए। यह सोचते हुए वह नंदिनी की ओर मुड़ा और बोला, मैं वापस ऑफिस जा रहा हूं। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने उसे जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब से उसने हर्षित की सेविंग्स निखिल को दी थी, हर्षित के साथ उसके रिश्ते में दरार आ गई थी। इसके अलावा हर्षित द्वारा 6 लाख रुपए फेंक देने से उनके रिश्ते में और भी दरार आ गई थी। उसकी राय में हर्षित अपनी लाइफ में एक झटका झेल रहा था। जिस तरह से उसने उन नोट्स को खिड़की से बाहर फेंका, वह इसका सबूत था। इससे वह बहुत परेशान हो गई। यह सबको पता है कि एक गरीब कपल का मैरिज दुखी ही होता है। तुम्हारा और हर्षित का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने हर्षित जैसे बहुत से केस देखे हैं। वह जल्द ही कर्ज के बोझ से टूट जाएगा। अपने दादा की भारी मेडिकल फीस का तो जिक्र ही मत करो। एक गोली की कीमत पहले ही 500 है और भी कई तरह की फीसें आएंगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इसे अफोर्ड कर सके। हरिओम ने नंदिनी को जलती आंखों से देखा। नंदिनी ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। मैं दादाजी से मिलने जा रही हूं। हरिओम को पता था कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। हर्षित की नई कंपनी का नाम स्टेलर कॉरपोरेशन था। इसमें 8 कर्मचारी थे, जिनमें से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले मोहित यादव थे, इसलिए उनका सैलरी भी सबसे ज्यादा था, 20,000 पर मंथ। जहां तक बाकी कर्मचारियों की सैलरी का सवाल है, वह भी उसी फील्ड में काम करने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा था। स्टेलर कॉरपोरेशन फिलहाल प्रिमोडियल टावर में एक छोटे से ऑफिस में था। हालांकि ऑफिस का साइज सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर था, लेकिन इसका किराया सालाना करीब 1 लाख था। रास्ते में हर्षित ने चंद्रकांत को फोन किया। चंद्रकांत,
प्लीज प्रिमोडियल टॉवर में मेरे लिए एक नई कंपनी हासिल करने में मदद करो। चंद्रकांत ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन असल में पूरा प्रिमोडियल टॉवर तुम्हारा ही है। फोन रखने के बाद हर्षित ऑफिस में दाखिल हुआ। 8 कर्मचारी वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर दया साफ झलक रही थी, खासकर मोहित, जो एक अच्छा तमाशा देखने की उम्मीद कर रहा था। हांक, जो कंपनी का मैनेजर और मुख्य कर्मचारी था, उसके इस्तीफे का मतलब था कि कंपनी अपने 90% कस्टमर्स और ऑर्डर्स को खो देगी। हर्षित, यह मेरा इस्तीफा है। मोहित ने आगे बढ़कर हर्षित को लेटर दिया। हर्षित ने बिना कुछ बोले ही उस पर साइन कर दिए। और कौन अपना इस्तीफा देना चाहता है? यह सुनकर एक 25 साल के युवक को छोड़कर बाकी सभी ने अपना इस्तीफा हर्षित को सौंप दिया। हर्षित ने चेहरे पर बिना कोई इमोशन लाए सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। अचानक मोहित बोला, दिवालियापन पर बधाई, स्टेलर कॉर्पोरेशन जल्द ही बंद हो जाएगा। इस पर हर्षित ने आखिरकार अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। तुम मेरे दादा के अधीन 10 साल से ज्यादा और मेरे अधीन लगभग 5 साल से काम कर रहे हो। मुझे बताओ, क्या हमने कभी तुम्हारे साथ गलत किया? जब तुम्हारी मां बीमार थी, मैंने उसके इलाज के लिए 1 लाख से ज्यादा खर्च किया था, लेकिन तुमने मुझे कभी पैसे नहीं लौटाए। मोहित ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। तुमने यह सब खुद किया। कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति किसी और को गिफ्ट की गई रकम वापस नहीं मांग सकता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई पैसा नहीं लौटा सकता। हर्षित के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई। उसने बगल वाले ऑफिस की ओर इशारा किया। उन्होंने तुम्हें कितना ऑफर किया? 2000 का बेसिक सैलरी, साथ ही मुझे हर सेल्स पर 10% कमीशन भी मिलेगा। मोहित ने जवाब दिया, वे आपसे कहीं ज्यादा जेनरस हैं। हर्षित ने अब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने उस एकमात्र इंसान की तरफ देखा जिसने अपना इस्तीफा नहीं दिया था। डैन, तुम्हारा क्या कहना है? एक पल सोचने के बाद दीपांशु ने कहा, जब तक आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे मैं नहीं जाऊंगा। कितना बेवकूफ। मोहित ने खड़े होकर डैनियल की तरफ गुस्से से देखा। चलो स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन में काम के लिए रिपोर्ट करते हैं। हर्षित धीरे से खड़ा हुआ। डैन, अच्छा काम किया, तुम यहीं रह सकते हो। मैं तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर बना दूंगा और हर महीने 30,000 की सैलरी दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें इस कंपनी के 30% शेयर भी दूंगा। हर्षित की बात सुनकर मोहित और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारे लिए जेब में 500 रखना भी मुश्किल है, इसलिए ये दिखावा बंद करो। और 30% शेयरों का क्या फायदा? हमारे जाने के बाद स्टेलर कॉर्पोरेशन की एक भी सेल नहीं होगी। 30,000 का मासिक वेतन देकर तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मोहित ने हंसते हुए कहा। हर्षित शांत रहा और सिर्फ मोहित को देखता रहा। कुछ सेकंड बाद मोहित बाकी लोगों को लेकर दरवाजे से बाहर चला गया। साथ ही उसने हर्षित को बीच की उंगली दिखाई और जमीन पर थूक दिया। स्टेलर कॉर्पोरेशन या इस बीच स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर, एक मोटा व्यक्ति जिसका नाम कमल जोशी था, पहले से ही ऑफिस के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। स्वागत है मिस्टर मोहित। कमल ने हाथ बढ़ाकर मोहित का अभिवादन किया। सम्मान महसूस करते हुए मोहित ने विनम्रता से उसका हाथ मिलाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जोशी। मैं हमेशा से आपके साथ जुड़ना चाहता था। वो हर्षित तो बस बेकार का कचरा है। जैसे ही हर्षित ऑफिस से बाहर निकला, उसके चेहरे पर नफरत का भाव और गहरा हो गया। उसने कमल और मोहित को एक दूसरे से बात करते हुए देखा। बाहर आओ, कमल ने हाथ हिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, ऑफिस के कई लोग बाहर आ गए और गलियारे में लाइन में लग गए। यह देखकर मोहित हैरान रह गया। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? कमल ने बताया, किसी ने स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नए बॉस बहुत ही काबिल हैं। मैंने सुना है कि वह मिस्टर जीशान के रिश्तेदार हैं। यह सुनकर मोहित ने गहरी सांस ली। कंपनी को खरीदने के लिए तो 10 मिलियन चाहिए होंगे, है ना? और वो इंसान मिस्टर जीशान से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? उसके दिमाग में ख्याल आया कि प्रिमोडियल टॉवर मिस्टर जीशान का है और वो स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन के सभी कामकाज को सपोर्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में, जीशान सबसे बड़े बॉस हैं। यह सोचते हुए मोहित उत्साह से कांप उठा। उसे लगा कि वह अमीर बनने वाला है। काश
मैं पहले ही स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन में शामिल हो गया होता। हम? तुम यहां क्या कर रहे हो? मोहित ने अचानक हर्षित को किनारे खड़ा देखा और चिल्लाया, चले जाओ। कमल ने कहा, मिस्टर हर्षित, ओह सॉरी, मुझे तुम्हें डोनी कहना चाहिए क्योंकि स्टेलर कॉर्पोरेशन तो जल्द ही दिवालिया होने वाला है। वैसे भी मैं तुम्हें तुरंत यहां से जाने की सलाह देता हूं। अगर तुम यहीं रहे और हमारे बॉस को डिस्टर्ब किया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, हर्षित ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। हर्षित की बात सुनकर कमल गुस्से से भर गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, हर्षित, तुम शुरू से ही मेरी आंखों में खटकते हो। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कमल को हर्षित जैसे लोगों से नफरत थी जो हमेशा बेपरवाह और शांत दिखते हैं। उसने सोचा, ऐसे लोगों को इस तरह बिहेव करने का कोई हक नहीं है। अगर वो अमीर होते तो मैं समझता, लेकिन वो तो एक छोटी कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। उसे इतना शांत रहने का हक कैसे है? हर्षित ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं यहां से चला गया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कमल ने यह सुनकर जोर से हंस दिया। क्या मजाक है? उसके हंसने के कुछ ही सेकंड बाद उसकी हंसी अचानक रुक गई क्योंकि उसने देखा कि एक 40 साल का आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। वो जीशान था। जीशान प्रिमोर्डियल टॉवर के सीईओ थे और पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत के सबसे वफादार पार्टनर थे। उनकी कुल संपत्ति 1 बिलियन थी और पूरा प्रिमोर्डियल टॉवर उनके परिवार का था। जीशान का शरीर बहुत ही सुडौल था। उसकी शारीरिक बनावट को देखकर यह कहा जा सकता था कि वह युद्ध कला में निपुण था। आप यहां हैं मिस्टर जीशान। जब जीशान वहां पहुंचा जहां कमल खड़ा था तो कमल ने तुरंत सम्मान में अपना सिर नीचे कर लिया। कमल की ओर देखते हुए जीशान ने निर्देश दिया, हमारे नए बॉस का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही कमल ने यह निर्देश सुना, उसने हाथ हिलाकर लोगों को 2 पंक्तियों में खड़े होने का संकेत दिया। जब उसने देखा कि हर्षित अभी भी उसी स्थान पर खड़ा है तो कमल क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो हर्षित? एक बार जब उसने ये शब्द कहे तो वह हर्षित को लात मारने के लिए आगे बढ़ने को तैयार था। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ने वाला था, कमल अचानक स्तब्ध होकर खड़ा हो गया, मानो बिजली का एक बोल्ट उसे छू गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीशान हर्षित को अपना प्रणाम कर रहा था। नमस्ते मिस्टर हर्षित, मैं जीशान हूं। भविष्य में आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। जीशान के चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह साफ झलक रहा था। चूंकि वह 1 दशक से भी ज्यादा समय से चंद्रकांत का पीछा कर रहा था, इसीलिए जीशान को उसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। वह जानता था कि चंद्रकांत तरुण से कमतर है और वह यह भी जानता था कि एक रहस्यमय व्यक्ति तरुण से बेहतर है। हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जीशान को उस रहस्यमय व्यक्ति की भयानक शक्ति का थोड़ा बहुत एहसास था। कुछ दावों के अनुसार उस व्यक्ति के पास विदेश में एक असाधारण रूप से समृद्ध कॉर्पोरेशन था। अभिवादन के बाद जीशान कमल और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और घोषणा की, श्री हर्षित आपके नए बॉस हैं। सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह प्रतिक्रिया खास तौर पर मोहित और कमल के लिए सच थी क्योंकि वे पूरी तरह से अविश्वास में थे। कुछ ही देर बाद मोहित ने कहा, आपने गलत समझा होगा मिस्टर जीशान। यह निकम्मा आदमी नया बॉस कैसे हो सकता है? वह सिर्फ उस घटिया कंपनी स्टेलर कॉर्पोरेशन का प्रभारी व्यक्ति है। वह कंपनी दिवालिया होने वाली है। इसके अलावा कंपनी का कैपिटल फ्लो निलंबित है और इसकी बैलेंस शीट पर बची हुई राशि केवल 100 है। कमल ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा, बिल्कुल मिस्टर जीशान, मैं हर्षित को करीब 5 साल से जानता हूं। मैं उसकी पीठ से परिचित हूं। बिना किसी सूचना के जीशान ने कमल के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। आपको मिस्टर कैंपबेल का इवैल्यूएशन करने का अधिकार किसने दिया? उस वाक्य के बाद जीशान ने जनरल मैनेजर को घूर कर देखा और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम जीने से थक गए होगे। मिस्टर कैंपबेल नए बॉस हैं। तुम मूर्ख। उसने ये शब्द चिल्लाने के बाद कमल के चेहरे पर फिर से जोरदार तमाचा मारा, मानो उसने अपना सारा गुस्सा निकाला ही ना हो। नतीजतन कमल वहीं जड़वत खड़ा रहा।
उसका खून जम गया। उसने पूरी तरह से समझ लिया कि जीशान के तरीके कोई मजाक की बात नहीं थे। मैं अभी हुई इस बेवकूफी के लिए माफी मांगता हूं, मिस्टर हर्षित। जीशान ने माफी के तौर पर हर्षित को फिर से प्रणाम किया। जो कुछ भी हुआ था उससे सभी लोग हैरान थे, खास तौर पर मोहित। उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसे एक बुरा अंदेशा भी था। जैसा कि अनुमान था, कमल और मोहित का दिल बैठ गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे हड्डियों तक ठंडे हो गए हों। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हर्षित ने कमल, मोहित और उन अन्य लोगों की ओर इशारा किया जो जहाज छोड़कर चले गए थे और ये विनाशकारी शब्द दोहराए। फिर उसने कहा, दीपांशु स्टेलर कॉरपोरेशन और स्टारडस्ट कॉरपोरेशन का कानूनी प्रतिनिधि होगा। ये घोषणा सुनते ही दीपांशु को अपने शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। उसका चेहरा उसी क्षण लाल हो गया। उसने जवाब देते हुए लगातार हाथ हिलाया। मैं योग्य नहीं हूं मिस्टर कैंपबेल। मैं कोई भी बिजनेस पाने में असफल हो सकता हूं क्योंकि मैं सोशली बहुत खराब हूं। जीशान ने हंसते हुए कहा, श्री हर्षित के सपोर्ट से ऐसा इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने हर्षित की ओर ध्यान से देखा और फिर डैनियल की ओर देखते हुए कहा, मैं शुरुआती चरणों में बिना किसी कंडीशन के स्टेलर कॉरपोरेशन और स्टारडस्ट कॉरपोरेशन में 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसके अलावा कल से आप सफायर रेजिडेंस में 3000 घरों के रेनोवेशन बिजनेस के प्रभारी होंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जीशान ने बिना किसी कंडीशन के 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब है कि दीपांशु की टोटल प्रॉपर्टी इस समय 3 मिलियन हो गई है। हे भगवान, आखिर दुनिया में क्या हो रहा है? इस बीच कमल और मोहित की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अगर कोई और पहले ये शब्द बोलता तो मोहित और बाकी लोग सोचते कि यह सिर्फ मजाक है, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति जीशान था, जो पोलर्टन के सबसे अमीर व्यक्ति चंद्रकांत का लॉयल नौकर था। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई डैनियल को जेलसी और जलन से देख रहा था। सफायर रेजिडेंस में एक घर के रेनोवेशन का प्रॉफिट लगभग 30,000 है। चूंकि वहां 3,000 घर हैं, इसलिए टोटल रेवेन्यू लगभग 100 मिलियन है। किसी में भी जीशान की बातों पर डाउट करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह वही था जिसने सफायर रेजिडेंस को डेवलप किया था। इसीलिए जीशान को रेनोवेशन प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति को तय करने का पूरा राइट था। अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो प्लीज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। जीशान ने अपना हाथ हिलाया। उस सिग्नल के तुरंत बाद एक सेक्रेटरी आया और उसने दीपांशु को कॉन्ट्रैक्ट और 10 मिलियन का चेक सौंप दिया। उस टाइम हांक की एक्सप्रेशन रिग्रेट, गुस्से और डिसबिलीफ का मिक्स था। कुछ ही मिनटों में डैनियल की टोटल प्रॉपर्टी 30 मिलियन से ज्यादा हो गई। इतनी बड़ी अमाउंट हांक के लिए अनअटेनेबल थी। वह सारा पैसा मेरा होना चाहिए था। इस बीच कमल का चेहरा सफेद चादर जैसा पीला पड़ गया। अगर उसने स्टारडस्ट कॉरपोरेशन में अपने शेयर्स और पोजीशन से हर्षित को नाराज नहीं किया होता तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी 10 मिलियन से ज्यादा होती। अब जब उसे कंपनी से निकाल दिया गया तो वह बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया और अंत में उसे रियलाइज हुआ कि हर्षित का हमेशा से ही उसके लाइफ और डेथ पर कंट्रोल था। मैं पागल हो गया हूं कि मैंने उसके एम्प्लॉइज को अपने जाल में फंसाया और उसे नाराज किया। मैं उसे नीची नजर से क्यों देखता था? अगर यह बात किसी और ने कही होती तो वह सोचता कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन यह बात कहने वाला जीशान था, जो पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी का मातहत था। चले जाओ, जीशान ने साफ शब्दों में कहा। कमल तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। मिस्टर कैंपबेल, यह मेरी गलती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं गलत था और मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दें और मुझे एक और मौका दें। ये देखकर मोहित भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मिस्टर कैंपबेल, मैं पागल हो गया हूं। प्लीज मुझे एक और मौका देने पर कंसिडर करें। मैंने 10 साल से ज्यादा टाइम तक ओल्ड मिस्टर कैंपबेल के लिए काम किया है और 5 साल पहले जब आपने कंपनी संभाली थी तब भी मैंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको कम से कम मेरे एफर्ट्स का कुछ क्रेडिट तो देना चाहिए। मैं आपका सबसे लॉयल सर्वेंट बनूंगा और आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं करूंगा। मेरे नौकर बनो, तुम इतने अच्छे नहीं हो। हर्षित ने नीचे की ओर देखते हुए मोहित और कमल की ओर देखा।
गुस्से में जीशान ने मोहित को लात मारी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर कैंपबेल के नौकर बनने के लायक हो? सिर्फ मैं ही उनका नौकर बन सकता हूं। उनकी इच्छा ही मेरी कमांड है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जब उन्होंने बोलना फिनिश किया तो सभी लोग डिसबिलीफ में चौंक गए और उनके दिमाग में एक ही थॉट आया, आप जसीशन हैं। आप न केवल पोलर्टन के रिचेस्ट आदमी के सबऑर्डिनेट हैं, बल्कि आप प्रिमोर्डियल टॉवर के ओनर भी हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इतने बड़े बड़े शब्दों में हर्षित के सर्वेंट बनने को रेडी हैं? आपका प्राइड और रिस्पेक्ट कहां है? वे और भी ज्यादा डरे हुए थे और सोचने लगे कि हर्षित की असली आइडेंटिटी क्या है। भीड़ पर एक ब्रीफ नजर डालते हुए हर्षित ने कहा, यह मेरा फाइनल डिसीजन है। वैसे आज जो कुछ हुआ उसे हम अपने तक ही सीमित रखें, इसे पब्लिक न करें। जिशान के फेस पर एक पोलाइट स्माइल फैल गई जब उसने जवाब दिया, मिस्टर हर्षित, चिंता मत करो, मैं समझता हूं। हर्षित का मानना था कि जिशान प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। जिशान के प्रभारी होने के कारण उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। किसी भी मिशन को स्टार्ट करने से पहले वह जितना हो सके पीसफुली अपना लाइफ जीना चाहता था, क्योंकि एक बार उसे कोई मिशन असाइन कर दिया गया तो वह अपनी फ्रीडम खो देगा। डैन, तुम यह कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो जीशान से पूछो। यह कहते हुए हर्षित ने दीपांशु के कंधे पर थपथपाया। सिचुएशन इतनी अनरियल थी कि दीपांशु को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। मैं करूंगा मिस्टर हर्षित। कमल और मोहित की खून जमा देने वाली चीखों को इग्नोर करते हुए हर्षित प्रिमोर्डियल टॉवर से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आया, उसे 2 टेक्स्ट मैसेज मिले। पहला मैसेज किसी अननोन व्यक्ति से था, मैं आज रात पोलर्टन ओपेरा हाउस में एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा हूं। आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप नहीं आए तो मैं 2 लाख लोगों के लिए एक बड़ा म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा और सभी को बताऊंगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं वसुंधरा हूं जो आपसे प्यार करती है। इसे पढ़ने के बाद हर्षित ने बिना कोई भाव दिखाए मैसेज को डिलीट कर दिया। दूसरा मैसेज भी किसी अनजान नंबर से था, मैं हेमलता हूं, चलो आज रात साथ में डिनर करते हैं। वह एक रिजर्व्ड और कम बोलने वाली महिला थी। हालांकि हर्षित उससे भी ज्यादा कोल्ड था, इसलिए उसने बस इतना ही रिप्लाई किया, मैं बिजी हूं। इसके बाद उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अचानक हर्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना सिर उठाकर आसपास की चीजों पर नजर डाली और आखिरकार उसकी नजर एक वैन पर पड़ी जो दिखने में बहुत ऑर्डिनरी लग रही थी। फौरन ही उसने अपनी आंखें नैरो कर लीं। भले ही वह सिल्वर वैन सिंपल लग रही थी, लेकिन उसने उसमें कुछ खास नोटिस किया। इंग्लैंडन कस्टमाइज्ड बुलेट प्रूफ ग्लास, उसने खुद से कहा। यह 1 टन के इंपैक्ट को झेल सकता था। 12 सिलेंडर मॉडिफाइड इंजन में हाई लेवल हॉर्स पावर थी। भले ही कार की नंबर प्लेट असली लग रही थी, लेकिन हर्षित समझ गया कि यह एक इलीगल लाइसेंस प्लेट थी। पहली नजर में ड्राइवर एक डिलीवरी मैन लग रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। पैपिलोन, हर्षित ने धीरे से कहा। यह दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था। यह मेनली वेस्ट एपिया में एक्टिव रहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पोलर्टन में भी नजर आएंगे। हर्षित ने तुरंत एक शेयर्ड बाइक ली और वैन के पीछे चल दिया। वैन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। चूंकि यह ज्यादा फास्ट नहीं थी, वह उसके साथ चल सका। धीरे धीरे वे शहर के सेंटर से बाहर निकल गए। करीब 1.5 घंटे बाद वह एक सुनसान सड़क पर पहुंचा। वैन आगे जाकर रुक गई और ड्राइवर उसमें से बाहर निकला। ड्राइवर ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हर्षित ने सीधा सवाल किया, पैपिलोन पोलर्टन में कितने टाइम से है? जैसे ही उसने सवाल खत्म किया, ड्राइवर ने अपनी आंखें नैरो की और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, चूंकि आप पैपिलोन के बारे में जानते हैं, आप कोई सिंपल इंसान नहीं हो सकते। उस केस में मुझे आपको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने स्ट्रॉन्ग और स्टेडी कदमों से हर्षित की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उस आदमी का लोअर बॉडी पोस्चर काफी मजबूत और स्टेबल था। यह साफ था कि वह एक स्किल्ड फाइटर था। तभी वैन का दरवाजा अंदर से खुला और एक आदमी बाहर निकला।
उसके लंबे बाल थे, धंसी हुई आंखें थीं। वह नंगे पैर था, एक लबादा पहने हुए था और उसके पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए थे। एक ही नजर में हर्षित को समझ आ गया कि लंबे बालों वाला यह आदमी किक बॉक्सिंग का एक्सपर्ट है। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, उसने देखा कि कार के अंदर क्या था। अंदर एक खूबसूरत औरत थी। वह बंधी हुई थी और कराह रही थी। उसने उसे प्रमुख मीडिया आउटलेट्स पर देखा था। वह पोलर्टन की सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायी महिला थी, लावण्या चौहान, जिसकी कुल संपत्ति 10 बिलियन से ज्यादा थी। असल में उसे उस महिला को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह पापिलोन से नफरत करता था। उस संगठन ने मेंबर्स की भर्ती एक अजीब तरीके से की थी। वो इंटरनेट पर बिना मतलब के कोट और इमेज पोस्ट करते थे, लेकिन असल में उनमें एक नया टाइप का ह्यूमन लैंग्वेज साइंस, क्रिप्टोग्राफी और जेनेटिक रिसर्च होता था। जो लोग इन्हें समझ सकते थे वे जीनियस में भी सबसे बड़े जीनियस माने जाते थे। उस समय उसके एक दोस्त ने इन कोड्स को समझ लिया था, लेकिन अगले ही दिन उसे अपने घर में ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। उसका पूरा परिवार मार दिया गया। तभी से हर्षित को पापिलोन से घृणा होने लगी थी। पहले इस औरत को ले जाओ, किक बॉक्सर ने आदेश दिया। अगले ही पल एक आदमी पीछे की सीट से ड्राइवर की सीट पर चढ़ा और गाड़ी लेकर भागना चाहता था। उसी समय किक बॉक्सर और पिछले ड्राइवर ने हर्षित को दोनों ओर से घेर लिया। एक पल में हर्षित का ऑनरा बदल गया। 5 साल तक पोलर्टन में रहने के बाद पहली बार उसने अपनी किलिंग इंटेंशन जाहिर की। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जागृत आदिम जानवर हो। अपने पास आ रहे दोनों आदमियों को देखकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक ही कदम में उसने 20 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। पीछे सिर्फ उसकी कई झलकियां बची थीं। 2 आदमियों के पास से गुजरते हुए वह वैन के सामने रुका। उसने हुड पर एक घूंसा मारा। जोरदार धमाके के साथ वैन का पिछला हिस्सा ऊपर उठा। खिड़कियां टूट गईं। ड्राइवर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये कैसी ताकत है? ड्राइवर डर से कांपने लगा। वैन में ऐसे ग्लास लगाए गए थे जो रॉकेट का वार भी सह सकते थे, लेकिन ये एक ऐसे आदमी के घूंसे से टूट गया जो सिर्फ 25 साल का था। ये कौन है? टूटे हुए रियर व्यू मिरर से उसने देखा कि किक बॉक्सर और पिछला ड्राइवर अपने गले पकड़े हुए हैं और जमीन पर झुके हुए हैं। उनके पूरे शरीर कांप रहे थे और आखिरकार वे गिरकर मर गए। किसी ने नहीं देखा कि हर्षित ने उन्हें कैसे मारा। क्या बकवास है? दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़े ड्राइवर अविश्वास से हर्षित को घूर रहा था। इतनी ताकत के साथ वह दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में से एक होना चाहिए। तुम्हारा गढ़ कहां है? हर्षित ने हत्यारे की तरह बिना किसी इमोशन के ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली। उसे वैन से बाहर खींच लिया, लेकिन उसके चेहरे से खून बहने लगा और वह तुरंत मर गया। हर्षित ने भौहें चढ़ाते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर की जांच की। साइनाइड! उसी समय हाथ पैर बंधी महिला संघर्ष कर रही थी और निराश नजरों से हर्षित को देख रही थी। उसकी ओर देखते हुए हर्षित ने अपनी उंगलियां हिलाईं। एक कांच का टुकड़ा उड़कर महिला के चारों ओर बंधी रस्सी को काट गया। इसके बाद उसने वैन में कोई भी काम की जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वैन पूरी तरह साफ थी। उन्होंने तुम्हें क्यों अगवा किया? हर्षित ने महिला की ओर देखा कि वह अपने मुंह में फंसा हुआ तौलिया निकाल रही थी। फिर वह 1-2 बार हांफने लगी और आलस से खींच गई। कौन जानता है? जवाब में हर्षित ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, अगर वो मुझे बताना नहीं चाहती तो भूल जाओ। वह तुरंत वैन से बाहर निकला और अपनी सारी गंध और निशान मिटा दिए। इतना ही नहीं, उसने रास्ते में मौजूद सभी सर्वेलेंस फुटेज को हटाने के लिए किसी को असाइन कर दिया। कुछ ही देर बाद लावण्या वाहन से कूद गई। हालांकि वह थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी, फिर भी वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी चमकदार लाल ड्रेस उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी और उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखें शानदार चमक के साथ चमक रही थीं। वह हेमलता और नंदिनी की तरह ही आकर्षक थी, लेकिन नंदिनी सौम्य और ग्रेसफुल थी, जबकि हेमलता कोल्ड और एरोगेंट थी। वसुंधरा एक सुंदर और सोफिस्टिकेटेड महिला थी। इसके विपरीत लावण्या सेक्सी और अल्यूरिंग थी। उसका शरीर एकदम परफेक्ट था और वह हर आदमी की ड्रीम गर्ल थी।
मैं लावण्या चौहान हूं। कुछ देर बाद वह उसके पास आई और अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया। हर्षित ने उससे हाथ नहीं मिलाया। हम बस संयोग से एक दूसरे से मिले थे। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और आज जो कुछ भी हुआ उसे भी भूल जाओ। यह कहकर वह अपनी बाइक पर सवार हो गया और जाने लगा। अरे, तुम मुझे यहां अकेला कैसे छोड़ सकते हो? अगर वो लोग मुझे फिर से किडनैप कर लें तो क्या होगा? चिंतित होकर उसने अपना पैर पटका और उसके मूवमेंट्स उसे डिस्ट्रैक्शन देने वाले थे। इतनी स्लिम बॉडी में इतने बड़े एसेट्स कैसे हो सकते हैं? उसने सोचा। तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे भरोसा है कि कोई तुम्हें जल्दी ले जाएगा, उसने जवाब दिया। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। ये लोग बेकार हैं। उन्होंने इन किडनैपर्स को मेरी नाक के नीचे से मुझे उठाने दिया। अब मुझे उन पर भरोसा नहीं है। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, लावण्या ने कहा। हर्षित के चेहरे पर इरिटेशन के साइंस दिखने लगे। उसने कहा, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। उसके इन शब्दों ने लावण्या को हैरान कर दिया। उसे क्या हो गया है? क्या इसे पता नहीं कि पोलरटन में कितने लोग मेरे फेवर्स में आना चाहते हैं? तुम कितने मूर्ख हो। जो आदमी मुझसे प्यार करते हैं उनकी लाइन यहां से फेरोपेन तक लग सकती है, लेकिन अब मैं तुम्हें मुझे चेस करने का चांस दे रही हूं। मैं कुछ भी करने में केपेबल हूं, उसने सिडक्टिव टोन में कहा और अपने होंठ चाटे। हर्षित ने सार्कास्टिकली जवाब दिया, तो फिर प्लीज फेरोपेन में लाइन में लगे लोगों से कहो कि मुझे एक बॉटल रेड वाइन भेज दें। एक पल में ही वह चुप हो गई। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, मुझे वापस ले चलो। यह पहली बार था जब वह किसी को पीटना चाहती थी। हर्षित ने जवाब दिया, कैश पेमेंट करो और प्रूफ के लिए मुझे रिसीप्ट दे दो। मुझे वापस ले जाने के लिए सिर्फ 1 मिलियन? यह बहुत बड़ी डील है। यह पैसे कमाने का अच्छा मौका है। इसके अलावा अगर मैं नंदनी को पेमेंट प्रूफ दिखा सका तो इससे मुझे काफी ट्रबल से छुटकारा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मैंने इतने कम टाइम में इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया। नंदनी मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वर्ल्ड में आए। उसकी वर्ल्ड शांत है, लेकिन मेरी अंधकारमय और खतरनाक। हैरान होकर लावण्या ने पूछा, कोई मुझे शहर के बीचों बीच से ले जाएगा और जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें 10 लाख नकद दूंगी। मुझे रसीद लिखने की क्या जरूरत है? हर्षित के चेहरे पर तुरंत नरमी आ गई। अपनी पत्नी को दिखाने के लिए, नहीं तो वह सोचेगी कि मैंने इलीगल तरीके से पैसे कमाए हैं। वह परेशान हो जाएगी। लावण्या ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम शादीशुदा हो? मैं दुखी और डिसअपॉइंटेड हूं। अगले ही पल हर्षित ने सार्कास्टिक हंसी हंसी। उसकी बातें उन मासूम युवकों के साथ साथ उन धनवान पुरुषों को भी धोखा दे सकती थीं जो वासना से ओवरवेल्म्ड थे। मुझे क्या लिखना चाहिए? लावण्या ने आंखें घुमाई। बस इतना लिखो कि मैंने आज तुम्हें बचाया है और तुम मेरे बहुत आभारी हो, इसलिए तुम अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए मुझे एक बड़ी रकम दे रही हो। फिर नीचे अपना नाम लिखो। यह सुनकर उसने डिस्गस्ट से अपने होंठ फड़फड़ाए और अपने बैग से लिपस्टिक और टिश्यू का टुकड़ा निकाला। हर्षित ने कहा, लिपस्टिक का यूज मत करो। उसके अंदर का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। ले लो या छोड़ दो। ठीक है। कोई विकल्प न होने के कारण वह बस सिर हिला सका। लिखने के बाद वह साइकिल पर बैठ गई। सौभाग्य से साइकिल में पीछे की सीट थी और वह 2 लोगों के लिए डिजाइन की गई थी, नहीं तो उसे साथ ले जाना इम्पॉसिबल होता। लावण्या अपनी टांगें क्रॉस करके पीछे की सीट पर बैठ गई और अपनी एक बांह उसकी कमर पर लपेट ली। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। जैसे ही रात हुई, सड़कों पर लाइट्स जल उठी। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, अपना सिर झुकाकर उसकी पीठ पर टिकी हुई थी। जब उसने उसके तेज दिल की धड़कन सुनी और उसके शरीर पर तंबाकू की हल्की गंध महसूस की तो वह शर्म से लाल हो गई। अपना सिर ऊपर उठाकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखा कि स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गई हैं। जैसे ही हल्की हवा उसके चेहरे पर लगी, वह खुश हो गई। यह पहली बार था जब किसी ने उसे साइकिल पर सवारी कराई थी। हर्षित, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट है? वह बुदबुदाई। मुझे नहीं मालूम, सामने खड़े आदमी ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने जल्दी से अपना फोन निकाला
अपनी बांह उसकी कमर पर लपेटी, उसकी पीठ पर झुकी और खुशी से झूमते हुए एक सेल्फी ली। फिर उसने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा, एक रेयर दिल को छू लेने वाला पल, काश समय रुक जाता ताकि यह हमेशा चलता रहे। 1 मिनट के भीतर ही उसकी पोस्ट पर ढेर सारी कमेंट्स आ गईं। एक अमीर आदमी ने कमेंट किया, मेरी रानी, मुझे खेद है कि मैं देर से आया, अब मैं विदा लेता हूं। शब्दों के पीछे एक रोने वाला इमोजी था। लावण्या ने तुरंत जवाब दिया, कितना दिखावा है, तुमने ये बेवकूफी भरी बातें कहां से सीखी, मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। इसके बाद उसने उस आदमी को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। एक और अमीर आदमी ने लिखा, देवी, यह आदमी कौन है, हम सिर्फ उसकी पीठ देख सकते हैं, कृपया हमें उसका चेहरा दिखाइए, मुझे लगता है कि वह बहुत गरीब होगा, उसने बहुत घटिया कपड़े पहने हैं। कुछ ही देर बाद उसने जवाब दिया, मुझे अपने आदमी के अमीर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, तुम्हें भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। अधिकांश कमेंट्स इस प्रकार थे, अरे मैं बहुत परेशान हूं कि मेरी देवी का एक प्रेमी है, देवी कृपया हमें बताएं कि वह कौन है, देवी आप उसे हमें कब दिखाओगी। इस बीच वसुंधरा, जो पोलर्टन ओपेरा हाउस में थी, ने भी लावण्या की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी। उसे तुरंत शक हुआ और उसने फोटो को झूम करके देखा, यह पीठ इतनी परिचित क्यों लग रही है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।